कर रहा हूँ। सो वेलकम गाइस टू अ पार्ट 2। एंड अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमने कैसे डेटा शेयरिंग हो रही है साउथ एशिया में रिलेटेड टू रिवर कोसी एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवांग, जो कि आपको आंसर करना है कि क्लाइमेट चेंज एंड साउथ एशिया पे आपके क्या व्यूज़ हैं और क्या क्या नए चैलेंजेस लेके आता है ये। थैंक यू पुष्पेंद्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। जो आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही इंट्रीगिंग है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज और अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें तो ये बहुत बड़ा रीजन है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस रीजन में। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ अपना रीजन देखें तो यहाँ पे फ्लड्स हैं और भी चैलेंजेस हैं। अगर हम हिंदू कुश रीजन को देखते हैं तो हमारे पास म्यांमार भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है और बांग्लादेश भी आ जी। जाता है। अगर हम साउथ में चले जाएं तो हमारे पास मालदीव्स भी है, हमारे पास श्रीलंका है और उधर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राइजिंग सी लेवल। या। बांग्लादेश की तरफ भी हमारे पास प्रॉब्लम है राइजिंग सी लेवल्स की। जिस रीजन की हम अभी बात कर रहे हैं वहाँ जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा फ्लड से रिलेटेड ही हैं। और फ्लड के अलावा क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं इस रीजन पे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज का जो पहला इफेक्ट होता है वो होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। तो टेम्परेचर राइज करने से जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स हैं जी। वो पिघलने लगेंगे और उससे ग्लेशियल आउटबर्स्ट होते हैं। तो ग्लेशियर के लेक्स होते हैं ऊपर पहाड़ों पे जी। और वो लेक्स आउटबर्स्ट करते हैं जिनको हम ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट। जी। जी। और इससे फ्लड होता है हम्म। जिसके कारण भूटान एट रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है। और उसके कारण इंडिया पे भी रिस्क है। जी। नेपाल पे भी ग्लोव्स का खतरा है जी। और उससे फिर इंडिया को प्रॉब्लम एंड बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम है। जी। तो इस रीजन में काफी प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा जो एक प्रॉब्लम होगी वो कि फ्लैश फ्लड्स बढ़ जाएंगे क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे। हम्म। और उसके कुछ दिन बाद हमारे पास, क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो हमारे पास एक्यूट वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। उस सिचुएशन में जब हमारे पास ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कंटामिनेट हो चुका है या हमारे पास ग्राउंड वाटर बचा ही नहीं है पीने के लिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास क्लाइमेट चेंज से होने वाली हैं। और ये प्रॉब्लम्स प्रूवन प्रॉब्लम्स हैं जिनके पास हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है। तो अगर आप इन चीजों की अगर आप बात करें तो ये बहुत कंसर्निंग इशू है। जी। और इसको मैनेज करने के लिए हमको फ्लड को अच्छे से मैनेज करना होगा इस रीजन में खास करके। जी। तो अगर आप देखें तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक इसलिए है कि हम शायद उतनी अच्छी से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड टू मैनेज क्लाइमेट चेंज। हमारे एफर्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, नो डाउट। हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी आगे बढ़े हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बढ़ाया है। जी। बट अब एक ये भी टाइम है कि हम बाकी सेक्टर्स पे फोकस करें। ओके। फॉर एग्जाम्पल ये रीजन इतना ससेप्टेबल इसीलिए भी है क्योंकि कुछ हार्ट हिटिंग फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2017 में सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार जो हमने डैम्स बनाने हैं पानी को स्टोर करने के लिए या उसको चैनलाइज करने के लिए, या जो फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटी है हमारी, जी। वो भी काफी स्लो चल रही है। उस और इस रिपोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया में हमको ये बताया है, जिसमें हमारे स्टेट्स आते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि टोटल 4,862 डैम्स बनने हैं जिनमें से अभी तक 349 डैम्स बने हैं, रफली अराउंड 7% जी। जो अभी बने हैं टिल 2017। और जो डैम्स बने हैं या जो बन रहे हैं उसमें मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स का प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जी। जो हमको जिस पे हमको ध्यान देना होगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होगी अगर फ्लड्स आते हैं, जो कि आएंगे। एक प्रॉब्लम आपके पास ये होगी कि फ्लड और जो रिवर बैंक इरोजन जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, रिवर बैंक इरोजन मैनेजमेंट कहते हैं जैसे, जी। वो इंडिया का बहुत ही वीक है इस रीजन का। जी। उसकी प्रॉब्लम इसीलिए है, फॉर एग्जाम्पल, और ये ज्यादा एविडेंट है आपके असम में, क्योंकि जो प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े बड़े बोल्डर 50 किलोमीटर तक की रेंज में बोल्डर्स यूज करते हम्म। हैं जिससे पानी रुकता है और इरोजन नहीं होता। जी। बट
वर्ल्ड बैंक ने हमको सजेस्ट किया है कि इससे अच्छी और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यूज कर सकते हैं जियो टेक्सटाइल फैब्रिक्स को, जो हमारा जो इरोजन है रिवर बैंक का, जी उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। जी तो इस रीजन में हमको नई टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी लेवल की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी होगी, ताकि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पड़ेगा इस रीजन पे, उसको हम निगेट कर सकें। ओके और भी चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास बारिश इस रीजन में बहुत ही मतलब स्पॉटिक है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। एग्जैक्टली तो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम आई थिंक स्कूल में फिफ्थ सिक्स से पढ़ते हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। और सेडिमेंटेशन, इरोजन, ये जो दो चीजें हैं, इसको हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में स्पेशली अगर आप बिहार की बात करें, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। जी जी तो इस फर्टाइल लैंड को बचाने के लिए सेडिमेंटेशन एंड इरोजन को रोकना बहुत जरूरी ओके तो मैं है। इरोजन बिहार में ज्यादा है, जी जी और असम में सेडिमेंटेशन है, उसके कारण रिवर का जो जो हाइट है वो बढ़ता जाएगा और फ्लड्स बढ़ते बढ़ते जाएंगे। जाएंगे एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ग्लोव्स इज अ फ्यूचर थ्रेट। अगर हमने ग्लोव्स को मैनेज नहीं किया, जी और ग्लोव्स के आने का मतलब है आपको स्पेशल जोन्स बनाने पड़ेंगे, जिसको आप सेफ इवैक्यूएशन जोन्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप ग्लोव्स को काउंटर कर सकते हैं, वरना दिस वुड बी रियली प्रॉब्लमेटिक। ओके तो ये जो मैं अपने व्यूअर्स और लिसन को बता दूं कि जैसे कि इन्होंने मेजर पॉइंट सेडिमेंटेशन एंड इरोजन पे रखा तो मेजर ये भी मैं एक बार विजिट करने गया था एक डैम में तो वो तेलंगाना के पास था क्योंकि वहीं पे मेरा ऑडिट था तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि रिवर में सेडिमेंटेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि सेडिमेंट्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं अगर वो रिवर में नहीं है तो प्रॉब्लम है अगर वो रिवर में ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है क्योंकि अगर वो ज़्यादा होते हैं तो वो हर बार या हर डैम पे एक एक कलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से डैम को बहुत प्रॉब्लम होता है वाटर डिस्प्लेस करने में और दूसरा ये सेडिमेंटेशन इंक्रीज इस वजह से हो जाता है जैसा कि तुमने बताया ही कि इरोजन प्रोसेस की वजह से जैसे इरोजन होता है जो हमारे रिवर बैंक्स हैं वो ऊपर अपस्ट्रीम से इरोड होते हैं और वो डाउनस्ट्रीम में कलेक्ट हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बिल्कुल। आपने तो कई डैम्स इतने सारे हैं तो बनाने हैं पर लेकिन अभी बने नहीं हैं तो आई थिंक इस पे गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी काम तो शुरू किया है हमारा लास्ट वीडियो भी था क्लिप डैम के ऊपर क्लिप बराज के ऊपर बेसिकली काफ़ी बड़ा बिल्कुल। प्रोजेक्ट था जो तेलंगाना और महाराष्ट्र स्टेट ने मिलके उठाया है जिसमें काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर भी आए थे ओपन करने इनाग्रेट करने पर हाँ जैसे कि आपने एक और चीज़ बोली कि फिफ्थ सिक्स में पढ़ाया तो जाता है बट लेकिन मैं काफ़ी मीडिया का भी रोल दूंगा क्योंकि मीडिया इंडिया में अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा है क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का अगर आप चैलेंजेस नहीं बताएंगे लोगों को पब्लिक के सामने अगर इनके बेनिफिट्स नहीं ला के रखेंगे तो क्लिप प्रोजेक्ट की तरह ये भी लोग भूल ही जाएंगे फिर लोग इनके एडवांटेजेस भी भूल जाएंगे और फिर जब एक्चुअल में डिजास्टर्स होते हैं तो वही बात हो जाती है मैनेजमेंट पे आ जाती हैं सारी सरकारें वही है ये एक रिस्क मिटिगेशन और रिस्क को कम्प्लीटली अप्रूट करने का एक यही तरीका है कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दें तो हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन अडॉप्ट टू फ्लड्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड हाउ कैन वी मेक द रीजन मोर रेजिलियंट व्हाट इट नीडेड तो पुष्पेंद्र, ये फिर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो उसके दो स्फेयर्स हो जाते हैं। एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, और दूसरा होता है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। जैसा कि हमने पहले बात भी की कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मिटिगेशन। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया, और हम उसको लोकल ग्रास रूट लेवल तक भी ले जा रहे हैं कहीं ना कहीं तक। पर जब बात आपकी क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पर आती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती हैं। और रेजिलियंस पे खास करके एडेप्टेशन और रेजिलियंस ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। एडेप्टेशन का मतलब हो गया कि अगर कोई डिजास्टर इंक्रोच कर रहा है, तो आप उसके साथ कैसे रहेंगे, आपको किस तरह से उस चीज में अडेप्ट करना जी है।
और रिजिलियंट का मतलब, रिजिलियंस का यह मतलब हो गया कि आपको लिमिटेड डैमेज होगा जो डिजास्टर आता है। जी इसलिए अडेप्टेशन और रिजिलियंस को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। जी और रिजिलियंस जो आपका होता है वो बहुत ज्यादा आपके सोशल स्ट्रक्चर्स और सोशल सेफ्टी नेट्स पर भी अफेक्ट डिपेंडेंट होता करता है, है वो और उस पर डिपेंडेंट होता है। डिपेंड करता है, जी सॉरी। जी। तो रिजिलियंस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अडेप्टेशन फ्लड्स के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज ये होती है, जो अभी चीजें देखी गई हैं स्पेशली इन नेपाल एंड भूटान, कि जो आपके अपर रिपेरियन जो आपकी कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया है कि स्मॉल स्केल डैम्स, कम्युनिटी मैनेज्ड डैम्स का ये लोग यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी आपका जो है वो स्टोर नहीं होता है, और सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, और एक फ्लो रहता है। और जब मॉनसून हैवी होता है तब आप उसको वहीं से मैनेज करते हैं, और लोअर डाउन द लाइन आपका आपको सडनली एक वाटर आउटबर्स्ट आपको नहीं मिलता। जी जी। तो इस तरह से आप अपने वाटर को मैनेज करते हैं, ओके। बड़े डैम्स, जी मीडियम स्केल डैम्स जी और छोटे जी डैम्स। तो आपको इनका कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, जी तभी आप वाटर का फ्लो मैनेज कर सकते हैं। और कंबाइन इट विद डेटा शेयरिंग, दिस इज द ओनली वे कि आप अपने एरियाज में को फ्लड होने से बचा सकते हैं। जी। उसके बाद, जी शिवांग, मैं एक चीज़ ऐड हाँ, करना एक, चाहूँगा अडेप्टेशन के ऊपर। बोलिए बोलिए। जैसे कि एक प्राइम एग्जांपल है जो काफ़ी सक्सेसफुल एग्जांपल है अडेप्टेशन का है, वो है हमारे डॉक्टर वांगचुक, जो लद्दाख रीजन में अभी काफ़ी फेमस भी हैं। उनका जो स्कूल है, जी तो बेसिकली उन्होंने अपने स्कूल के पास वाले रीजन में यही देखा था कि पूरे साल ड्रॉट रहता है, पर लेकिन नदियाँ भी बहुत हैं, ओवर फ्लडिंग भी रहती है, पर लेकिन वैसे अगर इरिगेशन के लिए जाओ तो उन एरियाज़ में ड्रॉट रहता है। तो उन्होंने अडेप्ट किया है अपने अपने सराउंडिंग्स को, और उन्होंने एक आइस लेक्स प्रोड्यूस करी हैं। तो वो क्या करते हैं, सर्दियों में एक कंपाउंड बनाते हैं मिट्टी का, जिसमें वो पानी कलेक्ट करके फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है और इरिगेशन का टाइम आता है, तो वो 5 mm पाइप्स, 9 mm पाइप्स उस आइस आइस जो बिराज बनाते हैं, वो आइस का एक लेक बनाते हैं, आर्टिफिशियल लेक, उसमें से वो पानी अपना इरिगेशन में यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक इरोजन का रिस्क भी हटा दिया कि वहाँ पे कोई फ्लड नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो आइस को फ्रीज करके एक सेपरेट प्लेन्स में ही स्टोर करते हैं, बजाय कि एक आर्टिफिशियल डैम बनाने के या कुछ करने के। वो उसको एक प्लेन प्लेन सोर्स पे ही स्टोर करते हैं आइसिस को। तो मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स वगैरह ये अगर उनका प्रोजेक्ट देखें, तो आइस स्तूपा के नाम से भी है एक उनका प्रोजेक्ट। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स वो भी जाके अगर खुद स्टडी कर सकते हैं तो देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आगे। हाँ जी, बैक टू यू। हाँ, थैंक यू पुष्पेंद्र। और मैं चाहूंगा कि आप भी, जो भी आपने इसका स्टडी किया है, आप उसका लिंक जरूर कमेंट्स में डालें, ताकि मुझे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले ऐसे प्रोजेक्ट जो लोकल अडेप्टेशन और जो लोकल रेजिलियंस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। जी ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और आई गेस इससे हम लोगों को और सीखने को मिल सकता है कि कम्युनिटी का क्या पावर है। जी। क्योंकि अगर आप चीजें कम्युनिटी को दे देते हैं तो एक सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म क्रिएट करता यस। है। और अगर वो सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म क्रिएट हो गया तो उससे सीखते 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 कम्युनिटी खुद रेजिलियंस की तरफ बढ़ती है। जी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कम्युनिटीज को अप्रोच करे। जैसे इंडिया, नेपाल और इवन चाइना में वाटर यूजर एसोसिएशंस होते हैं। या तो और वाटर यूजर एसोसिएशंस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि खेती कैसे होगी, पानी कैसे सींचा जाएगा, पानी कैसे सींचा जाएगा, कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, किस तरह से हमें चीजें मैनेज करनी है। जी और बिहार में बहुत सारे वाटर यूजर एसोसिएशंस हैं। चाइना के पास अपना मेथड है वाटर यूजर एसोसिएशंस के साथ डील करने का, और नेपाल के पास अपना तरीका है। तो अगर ये तीन कंट्रीज अपने वाटर यूजर एसोसिएशंस को और पावर देती हैं, और उससे क्या होगा, और एक तरह से अगर आप कोई मैकेनिज्म बनाए ट्रांस बॉर्डर वाटर शेयरिंग का, और इनका वॉइस को कंसिडर करें, तो ड्रास्टिक चेंजेस ऑन द ग्राउंड आ सकते हैं। जी तो ये मेरा एक पॉइंट है। जी और एक और जो मेरा पॉइंट है, खास करके क्लाइमेट चेंज के रेजिलियंस के लिए, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, खास करके
हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। और जो रिसर्च हुआ है उसके अनुसार एक्सट्रीम टेम्परेचर शॉक वो क्रॉप को के यील्ड को 4 to 4.7% रिड्यूस कर सकती है, चाहे वो खारिफ की हो चाहे वो राबी की हो। ओह। और एक्सट्रीम रेनफॉल शॉक्स वो आपके राबी को 12% के आसपास अफेक्ट करेगी और खारिफ को अराउंड 7%। तो आपको ये चीज इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज को, खास करके जो इंडिया का अडेप्टेशन नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी है, उस चीज को ध्यान में, क्योंकि इन चीजों को कंसिडर किया गया है, जी ऑलरेडी कंसिडर किया गया है, बट इट इज वेरी नेसेसरी दैट दीज थिंग्स आर पुट अंडर इम्प्लीमेंटेशन और फार्मर्स और कम्युनिटीज को बेटर सोशल सेफ्टी नेट्स दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसान क्रेडिट क्रेडिट योजना है, या उनके पास जैसा मुझे याद है कि उनको पेंशन के लिए दिया गया है, जी जी पेंशन के प्रोविजंस हैं। जी तो ऐसे सोशल सेफ्टी नेट्स का अगर आपने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जी तो ये रेजिलियंस बढ़ाएंगे। जी और यही फोकस होगा आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, और इन चीजों को मेन स्ट्रीम करना होगा आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। फाइनल जो मेरा पॉइंट है ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है, बट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, व्हाट वाज अबाउट क्रायोस्फीयर इन ओशन। उसके अनुसार अब इंडिया में साइक्लोनिक इवेंट्स बढ़ेंगे। ओहो, तो स्टेट्स हैं जैसे आपका जैसे उड़ीसा हो गया, या जिसका जिसको अभी पुराने साइक्लोन से निपटने में 10 साल लग जाएंगे जी वापस अपना रिहेबिलिटेशन। इसका इफेक्ट जरूर के जरूर असम पे और जितने आपकी ईस्टर्न स्टेट्स पे, क्योंकि अगर साइक्लोन्स बढ़े तो उसका इफेक्ट आपके रेनफॉल पर भी होगा। तो इंडिया को सिर्फ ये नहीं देखना कि पानी ऊपर से आ रहा है, मतलब ऊपर के स्टेट्स कंट्रीज से आ रहा है, साइक्लोन का क्या इफेक्ट होगा, वो किस तरह से आपके पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को हैम्पर करेंगे, आपको वो भी देखना होगा। और एक ओवरऑल एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना होगा ताकि आप अडेप्ट कर पाए और रेजिलियंस क्रिएट कर पाए अपनी सोसाइटी में। जी बिल्कुल। तो शिवांक, हमारा चैनल बेसिकली जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है। तो मैं उड़ीसा से रिलेटेड और जो हमारा डेक्कन प्लेटू के दोनों तरफ एक वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, उसके बारे में मैं कुछ बता दूं व्यूअर्स को कि सऊदी अरेबिया से लेके इंडिया के बीच में हमारा बेसिकली एक एक ना फ्लो ऑफ हाई, क्या कहते हैं, हाई हाई टेम्परेचर विंड फ्लो होता है, जो दुनिया में जी स्ट्रॉन्गेस्ट विंड फ्लो माना जाता है। ये सिर्फ जो अटलांटिक विंड स्टॉर्म्स हैं सिर्फ उससे सेकंड है। तो ये सेकंड हाईएस्ट विंड स्टॉर्म्स होते हैं जो बेसिकली सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वो वार्मर प्लेस है, वहाँ से फ्लो होते होते समुद्र के ऊपर से होते होते उड़ीसा में आते हैं। तो ये तो पहला रीज़न जी। था कि हरिकेन्स इतने ज़्यादा क्यों क्यों होने शुरू हो गए हैं उड़ीसा रेंज में। और एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँ, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि 2004 के डिज़ास्टर पे, तो वो एक सुनामी डिज़ास्टर था जो कि हमने अपने बे ऑफ बंगाल हम्म, में के वहाँ से आई थी सुनामी। तो वो जी। मैं करेक्ट करना चाहूँगा, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं 2004 का रिकॉल नहीं कर पाया था। 2004 में सुनामी आई थी और 2001 में अर्थक्वेक आया था गुजरात में। तो मूविंग हाँ, ऑन। तो अब हमने एक स्पेशल क्वेश्चन पिक किया है क्योंकि मेजर हमारा टॉपिक तो काफ़ी कवर अप कर लिया है। तो शिवांग जी, क्या आप अब आगे बताएंगे? कुछ मैं क्वेश्चंस पुट अप करने वाला हूँ। बिल्कुल। तो बेसिकली आप ये बताओ कि मेन जो प्रॉब्लम है वो तो सीसीपी वायरस की है। पैंडेमिक अभी हम पोस्ट वर्ल्ड में तो जी नहीं रहे, करंटली जी ही रहे हैं हम पैंडेमिक में। और केसेस बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट मार्च 2020 में ये आई है कि हमारी मार्केट 20% डाउन है। और मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें गोल्डमैन सैक्स की एक और रिपोर्ट है जो कह रहा है कि ये 45% तक डाउन हो सकती है सेकेंड क्वार्टर के एंड तक। तो अभी हम सेकंड क्वार्टर में हैं, यूजुअली जून तक ख़त्म हुआ है, अभी तक इसकी रिपोर्ट आई नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता। बट लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने ये भी डिक्लेयर किया है, या और इंटरनल एजेंसीज इंडिया ने भी डिक्लेयर किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 5% रियल जीडीपी पे भी फॉल होगा। तो मैं ये बता मेरा क्वेश्चन अब पुटअप ये होता है कि जो हम छोटे तबके वाले लोग हैं, उनके जो जी कन्वेंशनल बिजनेस थे, जैसे कि वो रियल इस्टेट पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे अगर आप देखे जाएं तो, क्योंकि क्योंकि साउथ में एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो रियल इस्टेट बिजनेसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं।
और अगर आप वैसे तो डेवलप कर ही रहा है नेशन, डाइवर्सिटी तो आ ही रही है वर्क फ्लो में, बट लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता कि नॉर्दर्न कैपिटल रीजन के आसपास जहाँ पे आप और मैं रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास, क्योंकि यहाँ मेजर जी सोर्स जी ऑफ इनकम रहा है कन्वेंशनल, कि या तो खेती होगी, या फिर आप रियल इस्टेट में काम करेंगे, या फिर आपका मनी मनी ट्रांसफ़र स्कीम्स होती हैं जो हम चिट फंड्स वगैरह होती हैं इस पे बेस्ड होती है इकॉनमी, या फिर कन्वेंशनल स्कीम्स जो होती हैं सैलरी वगैरह ये एम्प्लॉय होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट लोग हैं, तो ये कैसे आपको लगता है कि ये कैसे रिटेलिएट कर सकती हैं, या इनके पास क्या सोल्यूशंस है इस पैंडमिक में? पुष्पिंदर, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो सबको हुआ है, सारी इंडस्ट्री सबको हुआ है। हम्म, और इस इकोनॉमी का अगर आप देखें जी तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो एक जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रही है वो है कि इंडिया हमेशा से मोर और लेस एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री रही है, जी जिसकी अपनी इंटरनल डिमांड ही काफी रही है जी अपनी जीडीपी को चलाने के लिए। जी तो हमको स्ट्रक्चरल चीजें भी देखनी होंगी कि ये जो रियल जीडीपी का जो फॉल, ये जो 5% हमको दिख रहा है, जी इसका एक प्रॉब्लम तो पैंडमिक है ही। कोविड ने सारी आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्रिपल कर ही दिया है, जी क्योंकि आपका ज्यादातर आउटपुट नहीं हो रहा। हम्म, बट सेकेंडली अभी क्योंकि गवर्नमेंट काफी ज्यादा, उन्होंने रेपो रेट्स भी कम किए हैं और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कैश फ्लो। ओके तो इस कैश फ्लो को आप कैसे यूज करते हैं, आप किस तरह से अपना एंटरप्रेन्योरल सेटअप इस सिचुएशन में बनाते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आप अभी टारगेट कर सकते हैं जिनमें आपको प्रॉफिट्स के आपके चांसेस हैं, जहां पे आप इंक्यूबेशन यूज कर सकते हैं, आप स्टार्टअप्स यूज कर जी सकते हैं, आप अपने स्किल्स को यूज कर सकते हैं। जी तो उन सेक्टर्स को देखना होगा और डिमांड को वापस क्रिएट करना होगा, जो डोमेस्टिक डिमांड। जी पर तो एक तो पर मेरे मुझे को लगता है यही मेजर चैलेंज है, क्योंकि जैसे आपने इंक्यूबेटर्स का नाम लिया, तो उनको मेन रिसोर्स चाहिए होते हैं, और रिसोर्स के लिए इंडिया में पैसा नहीं है। तो उसके लिए हम अपने यूथ को कैसे इनकरेज करें? देखिए, इसके बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो मुझे लगता है कि जितना गवर्नमेंट अभी स्पेंड कर रही है, जी टू जितना भी गवर्नमेंट ने अभी जिस तरह से लेवरेजेस दिए हैं, जी यू गो एंड यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दिया है, जी तो उसका इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म हमको मिलेगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा रिस्क एवर्स स्ट्रक्चर इकोनॉमी का हो गया है। ओके क्योंकि बीच में भी कुछ लेजिस्लेशंस आए थे जी जिसका इफेक्ट पड़ा है, और जो आपका जो मार्केट सेंटिमेंट है उस पर डेफिनेटली थोड़ा सा एक हेजिटेशन था, जी और पैंडेमिक ने उसको थोड़ा वर्स किया है। ओके तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा स्ट्रक्चरल, अब आपको इकोनॉमी को सुधारना होगा, आपको आपकी कैपिटल फ्लोज को चेक करना होगा, आपके पास क्या प्रूडेंशियल मेजर्स हैं आपको वो देखने होंगे। ओके तो इन हॉल आपको आपको ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप चीजें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से जीडीपी गिरेगा तो इसका इफेक्ट जॉब पे तो पड़ेगा ही। तो जॉब क्रिएशन इज द मेन थिंग, कि आप अपने सेक्टर से जॉब कैसे क्रिएट करते हैं। जी सेकेंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा इसमें। जैसा कि मुझे पता है कि बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर मिला है का स्टेटस, ओके जो है ये स्टार्टअप्स को लेके और जितने भी आपको जो रिसर्च उसके लिए इंक्यूबेशन का काम कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज को दिया गया है, विच इज अ वेलकम स्टेप। आप लोग पढ़ भी सकते हैं अबाउट अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो काफी यूनिवर्सिटीज को ये मिला है अभी। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंडिया को हेल्प करेगा, जी क्योंकि किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होगा आपका रिसर्च, आपका डेवलपमेंट, आपका इनोवेशन। जी जब तक इनोवेशन आपको पुश नहीं देगा, टेक्नोलॉजिकल पुश, आप यूज अपनी इकोनॉमी को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, आप अपने लेबर मार्केट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और ओके अगर इंडिया में कंपनीज आती हैं तो उसके लिए यू नीड टू इनोवेट, यू नीड टू क्रिएट अ बेटर सिस्टम जहां इनोवेशन है, जहां आपको आपका टैक्सेशन सिस्टम ठीक है, जहां यू हैव सिंगल विंडोज फॉर थिंग्स, जहां पे आपको लाइसेंस राज नहीं है। जी तो इन शॉर्ट आपको एक तरह से स्ट्रक्चर, जैसा मैंने कहा, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जो पैंडेमिक में बहुत धीमे धीमे काम हो सकता है। इट्स नॉट अ टाइम कि हम बहुत ज्यादा हड़बड़ाएं कि इकोनॉमी अब बिल्कुल ही खत्म हो गई, वी आर
लाइक कि हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, देयर इज अ डाउन ट्रेंड एंड वी कांट कम आउट ऑफ दिस। ओके। वो ग्लोबली ये हाल चल रहा ठीक है। है, बट आई थिंक इंडिया के मिडिल क्लास के पास और इंडिया के पास अभी भी वो दम है कि इंडियन इकोनॉमी को वी कैन रिवाइव इफ, अगर हम अपनी रूरल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड को ठीक कर लें। ठीक है। तो बेसिकली हम अभी भी कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम काफ़ी जल्दी रिवाइव हो सकते हैं, तो ये तो अच्छी न्यूज़ है। टाइम तो लगेगा, बट हाँ। हाँ, बट ठीक इट है। टेक सम टाइम। सो शिवांग, थैंक यू, आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। हाँ, हम चाहेंगे आप। बहुत ही मजा आया हाँ, मुझे हम इसमें। चाहेंगे कि आने वाले हफ्तों में भी, क्योंकि हमने अभी प्रोग्राम संडे टू संडे शिफ्ट कर दिया है, तो हमारे जितने भी पोस्ट होंगे वो संडे टू संडे रहेंगे। तो हम होप करेंगे कि ऑल्टरनेटिव संडेज पे आपके साथ एक नया नया टॉपिक लेके आएँ और अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करें। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके। थैंक यू, स्पेशल थैंक्स। एंड मैं बता दूंगा जितने भी स्पेशल लिंक्स हैं वो सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू शिवांग। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र, नाइस टॉकिंग टू यू।